हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो कर रहे हैं हम लोग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईलो। आईलो का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे काम करता है। इससे पहले के दोनों पार्ट में हमने हिस्ट्री डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव, एम, रिकमेंडेशन, कन्वेंशन, इंडिया का क्या रोल है, किन किन कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है, तो किसको रेटिफाई नहीं किया है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो पार्ट में देख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया है कि किस पार्ट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन भी हमने किया उस पार्ट में, तो उस पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था एपीएफओ में, वो भी डिस्कस किया हमने। और इस जो आज हम पार्ट कर रहे हैं, इस पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में खास कुछ और भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है रॉबर्ट ऑन को। रॉबर्ट ऑन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने लेबर वेलफेयर अपने इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टार्ट किया था। तो वो भी देखेंगे, इनके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा 2 MCQ है फॉर प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ आईलो, स्ट्रक्चर ऑफ आईलो समझना काफ़ी आसान है। आप इसको मान सकते हो, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और ये रीजनल ऑफिस से संभालती है और डे टू डे वर्क जो होता है आईलो का वो भी देखती है। तो यहाँ पे एक लेजिस्लेचर हो गया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया। तो सिंपल इतना ही है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? इसका काम होता है पॉलिसीज़ को सेट करना। इसके अलावा जो कन्वेंशन साइन होते हैं, जो रिकमेंडेशन आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना, मेंबर कंट्री के सामने रखना। अगर मेंबर कंट्री साइन कर रही है तो सिग्नेटरी बन जाती है वो। और अगर किसी को रेटिफाई करना होता है तो वो इसी ILC में ही ये काम होता है। ILC में ही कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये पास होते हैं और लोग मेंबर साइन करते हैं। इसलिए इसे इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही आसान है ये। इसके अलावा जो दूसरी बॉडी है गवर्निंग बॉडी, ये अपेक्स बॉडी है ILO की। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। साल में 3 बार मिलती है आपस में, मार्च, जून और नवंबर में। इसके अलावा ये डिसीजन लेती है ILO के। ILO का जो भी डिसीजन होता है ना, वो सारा डिसीजन गवर्निंग बॉडी ही लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल एजेंडा सेट करना कि ILO का एजेंडा क्या होने वाला है अगले 6 महीने में, अगले साल भर में। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स होता है, जो प्रोग्राम वो मैनेज करते हैं, उसको अडॉप्ट करना, ड्राफ्ट करना, और बजट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी सारा काम सेट करना गवर्निंग बॉडी का ही काम होता है। मेन फाइनल डिसीजन बॉडी है ये, आपको याद रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस जो है, ये डे टू डे वर्क तो देखता ही है। इसके अलावा ये रीजनल फील्ड ऑफिस भी संभालता है। इसके अंडर लगभग 2700 ऑफिशियल्स काम करते हैं फ्रॉम डिफरेंट 150 नेशंस के। लगभग 150 नेशन के 2700 एम्प्लॉयज़ ILO में काम करते हैं। और 40 फील्ड ऑफिसेज भी है अराउंड द वर्ल्ड, ये भी आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो गवर्निंग बॉडी से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में भी था। न्यूज़ में क्या था कि जो श्री अपूर्व चंद्रा है, ये बने थे अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021। अब इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। ये ILO के चेयरमैन बने थे गवर्निंग बॉडी के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी था, न्यूज़ में भी था। तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक खास पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ILO के जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उनका नाम था अल्बर्ट थॉमस। क्या ये इंपॉर्टेंट आपके लिए? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि EPFO के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन के आने से आपको जितने भी बॉडीज़ है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, उनके पहले डायरेक्टर जनरल और रिसेंट डायरेक्टर जनरल जो भी हैं, इनके नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर एक वीडियो भी लेके आऊँगा। आपको खुद से सर्च करना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल पहले का और आपका याद रखना, लिखना। तो उसके लिए मैं उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO जो थे वो थे अल्बर्ट थॉमस, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, रॉबर्ट ऑन, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे लिए आज। और ये थे कौन? ये पहली बात एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। कहाँ के थे ये सब पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सब फालतू पॉइंट डिस्कस नहीं करना है। हमें याद रखना है कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी के एम्प्लॉयर थे, ये एम्प्लॉयर थे। ठीक है, खास बात ये क्या थी, ये फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे जो दूसरों का भला करते हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो हम देख ही लेंगे क्योंकि थे भी। इसके अलावा खास पॉइंट है कि इन्होंने फाउंड किया था यूटोपियन सोशलिज्म को, ये इंपॉर्टेंट है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। देखिए, है ये एम्प्लॉयर, लेकिन ये चला क्या रहे हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट। है ये एम्प्लॉयर, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? लेबर वेलफेयर। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, क्योंकि और अपनी उम्र से, अपने समय से ये काफ़ी आगे थे जब इन चीज़ों
की बात भी नहीं होती थी कि लेबर को कोई वेलफेयर स्कीम देनी है, कोई लेबर को बेनिफिट पहुँचाना है, तब इन्होंने ये सारा काम करा अकेले। अच्छा, यूटोपियन सोशलिज्म जो है इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने फाउंड जो किया, इसका अर्थ क्या है? तो काफ़ी आसान भाषा में अगर देखें, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है कि जो उत्पादन के संसाधन होते हैं ना, जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं, उनका पीसफुली, शांतिपूर्वक लोगों को सौंप देना। किनके द्वारा? पूंजीपतियों के द्वारा ही, जिनके पास वो संसाधन है प्रोडक्शन के, उनके द्वारा बिलफुली उनका मॉरल ड्यूटी है कि वो क्या करें, लोगों में बांट दें। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है इनका, यही था यूटोपियन सोशलिज्म। इसके अलावा याद रखने योग्य बातें जो भी हैं कि रॉबर्ट ऑन वो एम्प्लॉयर थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया वेलफेयर ऑफ वर्कमैन को लेकर। सबसे पहले फर्स्ट पर्सनैलिटी है ये जिन्होंने इसके लिए काम किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, असिस्टेंट लेबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, लेबर कमिश्नर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन थे शायद जो कि पर्सनैलिटी से पूछे गए थे। ठीक है, तो ईपीएफओ का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी चांसेस है कि पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारी पर्सनैलिटी मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। देखो, इस चैनल पे मैं जो भी कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँ या चीज़ें मैं पढ़ाऊँ तो चीज़ें अवेलेबल हैं, जर्नली है। मैं वो चीज़ें पढ़ा के आपको चैनल पे इंगेज करना चाहता भी नहीं कि आप इंगेज होकर बैठ जाओ यहाँ पे मेरे भरोसे बैठो, जबकि वो चीज़ें अवेलेबल है, पहले ही ख़त्म है ना। मैं स्टार्ट करूँगा और कहीं पे वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, कहीं पे टीचर्स ने पढ़ा के रख दिया उन चैनल्स पे, तो आप वहाँ से फटाफट देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना, ना कि हमें रिश्ते बनाने हैं यहाँ पे। मैं उन चीज़ों को लाऊँगा जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और अवेलेबल नहीं हो रही है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सनैलिटी था जिन्होंने वेलफेयर ऑफ वर्कमैन के लिए काम किया। इसके अलावा फर्स्ट एम्प्लॉयर थे ये जिन्होंने वर्किंग आवर को रिड्यूस किया और अबॉलिश कर दिया सिस्टम ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज़। अगर कोई लेबर, कोई वर्कर डिफ़ॉल्ट काम करता है, काम ख़राब कर दिया उसने, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेंगे, उस पर फ़ाइन नहीं लगेंगे, इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, अब कोई फ़ाइन नहीं लगेगा अगर वर्कर से कोई गलती हो गई तो। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया, ऐसे का नाम आपको याद रखना है, अ न्यू व्यू सोसाइटी। अ न्यू व्यू सोसाइटी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में भी अगर आप देखो तो ऐसे बुक्स इस सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा इनका जो रिफॉर्म था ना, इनका जो इफेक्ट था, ये छोटी पर्सनालिटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई छोटी पर्सनालिटी नहीं है। मैं 4 शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है लेबर लॉज के लिए। लेबर लॉज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी विजनरी थे, अपने टाइम से पहले उन्हें सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। और आईएलओ के अंदर, आईएलओ का जो एम है, आईएलओ का जो ऑब्जेक्टिव है, एम और ऑब्जेक्टिव में भी रॉबर्ट ऑन के कंसेप्ट दिखते हैं। ठीक है, इनका जो रिफॉर्म था वो पुट इनटू इफेक्ट बाय रॉबर्ट ऑन विच pioneered many of the concepts to be found in the ILO Constitution and the Declaration of Philadelphia. डेक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया में क्या पढ़ा था हमने? एम्स पढ़ा था, है ना, एम्स ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। तो एम और ऑब्जेक्टिव में भी रॉबर्ट ऑन का काफ़ी बड़ा योगदान है, उनके ही कंसेप्ट को वहाँ पे लिखा गया है। तो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन, आईएलओ सेट स्टैंडर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आईएलओ जो है सेट करता है स्टैंडर्ड्स को, लेबर लॉज को, किन के लिए? डिसेबल्ड वर्कर्स के लिए, बी ह्यूमन राइट्स, सी एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, और डी ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। ये सभी के लिए क्या करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स को सेट करता है लेबर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, एक खास पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मैंडेट क्या है आईएलओ का, मैंडेट क्या है आईएलओ का, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस। पॉलिटिकल नहीं है, आपको याद रखना है, पॉलिटिकल नहीं है। कोई लेबर की पॉलिटिकल पावर के लिए आईएलओ काम नहीं करता है। आईएलओ जो भी काम करता है वो इकोनॉमिकल और सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस के लिए काम करता है, लेबर्स के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 में इंडिया ने इन दोनों कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है और लेटेस्ट है ये। तो पहला ऑप्शन है चाइल्ड लेबर, सेकंड अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, या डी जेंडर पैरिटी एंड एट द वर्क प्लेस। इसका आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइल्ड लेबर। कन्वेंशन 138 क्या बताता है? ये बताता है मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, उसके मिनिमम एज कितना होगा? तो इंडिया में कितना है? 14 ईयर। 14 क्यों? क्योंकि 14 से पहले राइट टू एजुकेशन में आते हैं बच्चे, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। इससे पहले कोई काम करना मना है, बैन है। कुछ काम छोड़ के, फॉर एग्जांपल इंटरटेनमेंट के, जो फिल्म आपने देखा होगा, बच्चे फिल्म में आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, हर जगह आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अलाउ है, इसके अलावा कोई भी हजारियस काम करना ये बैन है। कन्वेंशन 182 क्या काम करता है? कन्वेंशन 182 बताता है, ये प्रोहिबिट करता है असल में किसको? वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को। जो भी बुरे से बुरा, जो भी हजारियस काम है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है, उसको वो बैन करता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिकिंग हो गया, डेप्ट स्लेवरी हो गया, डेप्ट बॉन्डेज हो गया, फोर्स लेबर हो गया, ठीक है, पोर्नोग्राफी हो गया। इन चीज़ों पे कन्वेंशन 182 बैन लगाता है, प्रोहिबिट करता है। और इंडिया ने 2017 में, सबसे न्यू है ये, दोनों ही कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको एक चीज़ कुछ कभी नहीं भूलनी है, वो पर्सनैलिटी रॉबर्ट ऑन को, ठीक है। ये चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की। मैंने आपको बताया असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के एग्ज़ाम में पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझ के मैंने करवाया ही। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए ख्याल रखो, स्वस्थ रहो। और आप इस वीडियो की PDF ले सकते हो टेलीग्राम के री अकेडमी चैनल से। तब तक के लिए ख्याल रखिए।